समस्त भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर राजकुमार सिंह, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस से आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये मूल मंत्र था जो भगवान बुद्ध ने हमें हजारों हजारों वर्ष पूर्व दिया। और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन के उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है जो मूलतः उसके जीवन का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है, एक अत्यंत आवश्यक तत्व होता है। बहुत सी बातें भगवान बुद्ध ने कही और जो सबसे अच्छी बात कही हमारे जीवन शैली को जीने की, उन्होंने कही कि हमेशा मनुष्य को मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए। मीन्स दे शुड अवॉइड द एक्सट्रीमिटीज इन लाइफ। हमारे यहाँ संस्कृत में भी हमेशा कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जेत। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हमें स्थिर प्रज्ञ रहना चाहिए, यानी किसी भी स्थिति में हम विचलित ना हो, हम एक समान भाव से जीवन को जिएं, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव ये सब कुछ हमेशा ही लगा रहता है और एक जीवन का हिस्सा होता है। आज जिस संक्रमण काल की स्थिति से हम सभी गुजर रहे हैं, मैं आज भगवान बुद्ध के उन 3 सार्वभौमिक सत्यों के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा और कैसे वो हमारे जीवन में कारगर सिद्ध हो सकते हैं, कैसे हमें आत्मनिर्भर होने में वो मदद कर सकते हैं और कैसे हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मेरे ख्याल से उनके इन 3 सार्वभौमिक सत्यों में वो चीज निहित है। उनका प्रथम सत्य है कि इस सृष्टि में किसी भी चीज का ह्रास नहीं होता, वो समाप्त नहीं होती। और ये बात बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है। उसे शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती। और इस अमरत्व का बोध तो हर जगह हमेशा हमें जीवन में हर शास्त्रों ने, हर महापुरुषों ने इसका एहसास दिलाया है। यहां तक कि विज्ञान ने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत से इसको प्रामाणिकता के साथ रखा है कि जो एनर्जी है, जो हमारी शक्ति है, वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो ट्रांसफर होती है, वो स्थानांतरित होती है। आत्मा के साथ भी ऐसी बातें कही। दूसरा उनका सिद्धांत है, सार्वभौमिक सत्य है कि हर चीज गतिमान है, एवरीथिंग चेंजेस। ये डायनेमिज्म ऑफ लाइफ, ओनली कांस्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज चेंज। और वो जो गतिमान है, उसकी गति के साथ साथ हमें भी अपने आप को परिवर्तित करते रहना होता है। डार्विन ने इसलिए बहुत पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया। जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं फिटेस्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। डायनासोर का एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। समय के साथ साथ अगर हम परिवर्तित नहीं होंगे, हम अपने अंदर उस आयाम को नहीं गतिमान करेंगे, तो हम समाप्त हो जाएंगे। तो ये बदलाव, ये प्रकृति का नियम है परिवर्तन। और दूसरा है, तीसरा है कि जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और जो भी कोई कारण है उसका कहीं ना कहीं कोई परिणाम है। इसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। हम उस कारणों को समझेंगे तो हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सकते हैं। कुछ गलत भी हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। जब इन 3 सिद्धांतों को समझते हैं तो हम आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखने का प्रयास करते हैं। आज स्थितियां काफी परिवर्तित हो गई हैं। जो विश्व स्तर पे उथल पथल मची हुई है वो हम देख रहे हैं। चीजें गतिमान हो रही हैं, चलायमान हो रही हैं। जिस
अर्थशास्त्र के कई सिद्धांतों को हम प्रतिपादित करते थे, उसके नियम बदल रहे हैं। लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। विकास की अवधारणाएं ध्वस्त हो गई हैं, नई विकास की अवधारणाओं का जन्म हो रहा है। और इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को अगर हम देखें कि कारण क्या है और उसका परिणाम क्या है, तो आज के इस कोरोना काल में जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है वो करीब करीब तय हो गया है कि कई सेक्टर्स प्रभावित होंगे, जिसमें टूरिज्म, पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। ये तो बिल्कुल साबित हो गई, क्योंकि हमको मालूम है कि जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या जन्म लेती है तो उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है, वो होता है पर्यटन के ऊपर। और पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो सर्वाधिक हमें विदेशी मुद्रा देता रहा है, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत हेल्प करता था, बहुत मदद देता था। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की जब स्थितियां विभिन्न होती हैं तो हमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पर्यटन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ मैं एक मॉडल लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ जिसपे काफी समय से काम हो रहा है, लेकिन उसको किस तरह से विकसित किए जाने की आवश्यकता है, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि जो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, वो जीवन पर्यंत सबको शिक्षा देते रहे, और हम सभी जानते हैं कि वो काफी घूमने वाली प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो पूरे भारतवर्ष में अन्य अन्य स्थानों पर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे अपने शिष्यों के साथ। बहुत सी शिक्षाएं उन्होंने दी अपने शिष्यों को, लेकिन आखिरी में उन्होंने एक शिक्षा दी कि अपदीपो भव, यानी आप स्वयं दीपक बनिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रकाश हम दे रहे हैं आपको इस ज्ञान का वही काफी हो आपके लिए। अपदीपो भव, आप स्वयं दीपक बनिए, आप स्वयं प्रकाश पुंज बनिए, आप स्वयं अपने आप को उस प्रकाश के रास्ते से आगे बढ़ के लेके चलिए, जिसे हमारे यहाँ कहा गया है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलना। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एक दूसरी भी है, आइदर यू फाइंड अ वे और मेक योर ओन वे। जब हम उद्यमिता की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो ये सिद्धांत लागू होते हैं। या तो आपको कोई रास्ता मिल जाए या अपना रास्ता खुद बना लीजिए। आप अपना मदद करेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ खड़े हैं, वो भी आपको मदद करेंगे, वो समस्त काल परिस्थितियों का निर्माण हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर हम स्वच्छ हृदय, पवित्र हृदय से कोई भी कार्य करते हैं जीवन में, तो समस्त ईश्वरीय शक्तियां हमारी मदद के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो आज अगर हम देखें कि भगवान बुद्ध की जो सीख पूरी दुनिया को मिली, उसमें कुछ विशेष स्थानों का उल्लेख हम करना चाहेंगे, जो जिसे हम बुद्धिस्ट सर्किट या बौद्ध परिपथ का नाम देते हैं, जो उत्तर प्रदेश के करीब करीब आधे भाग में, कुछ नेपाल में और बिहार में वो मौजूद है। और हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की जो परिस्थितियां हैं वो इसी क्षेत्र में है, उद्यमता का अभाव इसी क्षेत्र में है। और कैसे हम उद्यमता को पर्यटन के माध्यम से, और उसमें भी मैं यहाँ पे जो चर्चा करूँगा वो धार्मिक पर्यटन के माध्यम से कैसे हम विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम आपसे बात करेंगे। ये तय है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं वो तो नहीं आएंगे, और ये अभी कब से आएंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये शायद साल भर भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है। हम एक अनिश्चितता के वातावरण में हम जी रहे हैं। लेकिन जब भी हम इस संक्रमण काल से बाहर आएंगे, बाहर से तो आने वाले पर्यटक कम होंगे। उस समय हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम भारतीय पर्यटकों को, क्योंकि आज भी इस संक्रमण काल में भी भारत ने काफी मेहनत किया है, भारतवासियों ने बहुत मेहनत किया है, और वो बचा के लेके चलना है अभी अपने आप को। बौद्ध परिपथ वो स्थान है जहां पे भगवान बुद्ध के जीवन के कई जो काल क्षण थे वो व्यतीत हुए। मैं आरंभ से एक एक स्थल की चर्चा करूंगा।
जो पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है वो है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, और ये वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा कपिलवस्तु है, ये भी भारत नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, और ये वो स्थान है जब भगवान बुद्ध ने यहीं से फिर वो अपने संन्यास की तरफ बढ़े, अपना राजकाज छोड़ करके उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग दिया और उस तरफ बढ़े। तीसरा स्थान आता है बोध गया। बोध गया वो स्थान है जहां पे भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, पहली बार उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, और वहां से उनका जब अगला चरण होता है वो सारनाथ होता है, जो कि वाराणसी में है, जहां पे उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। और उसके बाद जो अगला स्थान जो उनके जीवन काल में रहा, इसमें नालंदा और राजगीर रहा, जहां पे उन्होंने जीवन काल बिताया। और बौद्ध धर्म और दर्शन का, मैं धर्म कहना उसे ज़्यादा उचित नहीं समझूंगा, मैं मत कहना ज़्यादा उचित समझूंगा, क्योंकि बहुत सी बौद्ध मत की ऐसी विषय वस्तुएं रही हैं जो सनातन धर्म से मिलती जुलती रही हैं, तो मैं इसे कुछ विशेष अलग से धर्म का दर्जा देने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। एक बौद्ध मत था जो अपने आप में एक स्वतंत्र मत था। खास करके नालंदा की बात करूंगा, जो कि एक बहुत ही विराट बौद्ध दर्शन के अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित हुआ, एक बहुत ही बड़े विश्वविद्यालय के रूप में स्थित हुआ, जिसका बाद में चढ़ करके कुछ आक्रांताओं ने आकर के उसका विनाश किया, ध्वस्त किया उसको, और एक बहुत बड़ी क्षति हमारे भारतीय संस्कृति को पहुंची। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती एक जगह है, जहां पे भगवान बुद्ध ने 24 वर्षा काल में वो एक जगह रुक जाते थे। वर्षा काल में आज भी बौद्ध भिक्षु एक जगह पे रुक जाते हैं, उस समय मूवमेंट नहीं करते, कहीं पे ज़्यादा घूमते नहीं हैं। तो 24 वर्षा काल उन्होंने वहाँ पे बिताया। ये इसका अपना एक अलग ही महत्व है श्रावस्ती का। कौशाम्बी एक जगह उत्तर प्रदेश में, जहाँ वो रुके, उन्होंने वहाँ पे प्रवचन दिया, वहाँ काफ़ी शिष्य उनके बने। और अंतिम स्थान वो भी उत्तर प्रदेश में ही है, कुशीनगर। तो यदि हम देखें कि लुम्बिनी और कपिलवस्तु तो पड़ जाता है नेपाल में, बिहार में नालंदा राजगीर रहा, श्रावस्ती था, इसके अलावा वैशाली भी था, वैशाली में भी काफ़ी वो समय रहे और वहाँ पे उनकी बहुत से शिष्य बने। ये बिहार का क्षेत्र रहा है। श्रावस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर ये उत्तर प्रदेश में रहा। कुशीनगर में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, जो कि आज गोरखपुर के पास पड़ता है। ये बौद्ध परिपथ का स्थल है। आवश्यकता है कि इसको विकसित किया जाए, और विकसित किया जाएगा तो निश्चित रूप से पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हर व्यक्ति कर सकता है। तो बहुत अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अर्धकुशल भी हैं और कहीं कहीं अकुशल भी हैं तो अपना कार्य कर सकते हैं। यानी वो दर्जा जो कि एक रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए और स्वरोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी हद तक इस एरिया को हम डेवलप कर सकते हैं, इस क्षेत्र को हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि जो हमारे गाइड होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, उन्हें उस क्षेत्र विशेष के बारे में अगर अच्छी जानकारी है और थोड़ी बहुत एक दो और भाषाओं का ज्ञान है तो उनका जीविकोपार्जन बड़े अच्छे ढंग से हो सकता है। इस पूरे बौद्ध परिपथ को कैसे विकसित किया जाए, क्या महत्वपूर्ण अंग है इसके, उसके लिए एक 7S मॉडल है। मैं उसको आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत करूंगा, जो होना आवश्यक है। और यदि होगा तो भारत में सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बौद्ध मत को मानने वाले लोग, अन्य लोग भी आते हैं दर्शन करने, देखने के लिए। हम वाराणसी में रहते हैं, वाराणसी के पास सारनाथ है, वहाँ मात्र 2 या 3% बौद्ध लोग मिलेंगे, बाकी सभी अन्य लोग हैं जो कि आते हैं, देखने घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। और बौद्ध मत में इस बात के लिए बिल्कुल खुला दरवाजा है, कोई भी आ सकता है, घूम सकता है, कोई कट्टरवादिता नहीं है, कोई कट्टरपंथी नहीं है उसमें। तो वो 7S क्या है, मैं एक एक करके बात करूंगा। जो सबसे पहला S है, जो बातें बता रहा हूँ ये वैसे भी किसी भी पर्यटन प्रबंधन में
काम में आने वाली चीज है, पर्यटन उद्यमता में काम आने वाली चीज है। पहला है स्वागत। देखिए, जब जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो वो अगर हमें एक स्वागत करते हुए हमें आमंत्रित करते हैं और हमारा स्वागत करते हुए हम अपने घर में लेके जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और हम बार बार उस जगह पे जाना पसंद करेंगे, उस व्यक्ति से मिलना पसंद करेंगे। तो अगर हमारे शहर में कोई आए तो हम उसे अपना अतिथि माने और अतिथि देवो भव के सिद्धांत के साथ हम उसका स्वागत करें। कहने का अर्थ है कि ये ना हो कि वो किसी शहर में गया और चार लोग उसको लूटने पाटने के चक्कर में पड़ गए, उसको ठगने के चक्कर में पड़ गए, उसको गलत जानकारियां देने के चक्कर में पड़ गए, उसका किसी तरीके से दुरुपयोग करने के चक्कर में पड़ गए। ये नहीं होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि नहीं, अगर मैं इस शहर में आया हूं या इस स्थान पर आया हूं तो सभी मेरी मदद के लिए खड़े हैं, मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए खड़े हैं। तो एक तो है स्वागत, दूसरा है सूचना। हमें अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको कुछ स्थल बताया, इसकी सूचना होनी चाहिए, अलग अलग वेबसाइट्स पे सूचना होनी चाहिए, अलग अलग पर्यटन केंद्रों पे इसकी सूचना होनी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति आए उसको पता तो चले कि भगवान बुद्ध के जीवन में इन स्थानों का क्या महत्व है और वो कैसे भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। तो जब उसको हम बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी इच्छा जाहिर करेगा। अगर वो मान के चलिए बनारस घूमने आया है तो उसको सारनाथ के बारे में पता होना चाहिए, तो सारनाथ भी जाएगा घूमने। 200-250-300 किलोमीटर दूर पर बोध गया है, वहां भी जाएगा घूमने के लिए। 250-300 किलोमीटर पे कुशीनगर है, वहां भी जाएगा घूमने। सब 250-300 किलोमीटर की पेरिफेरी में है, चाहे वो श्रावस्ती हो चाहे कौशाम्बी हो, वो जरूर जाना चाहेगा उस जगह पे घूमने के लिए, देखने के लिए। तो उसे सूचना, और सूचना सिर्फ स्थान की न हो, वहां पे उसकी जो भी व्यवस्था है रहने की, खाने की, पीने की, जो भी स्थान है उसकी सूचना उसको हो। तो उसके लिए आज के समय में वेबसाइट्स वगैरह हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के तमाम साधन हैं, तमाम ऐप्स हैं, बनाए जा सकते हैं, जिससे उसको इसके बारे में सूचना प्राप्त होती रहे। इसके बाद है सुविधा, फैसिलिटीज हो। कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसके पास सुविधा हो, आवागमन का साधन हो। ये ना हो कि उसको यहीं पे समस्या हो जाए कि कैसे जाएगा, क्या खाएगा, कहाँ पे रहेगा, कैसे वापस आएगा। तो ट्रेन हो, बस हो, टैक्सी हो, हवाई जहाज हो, ये अन्य साधन हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए, ताकि उस सुविधा से वो अनभिज्ञ न रहे, वो पूरी तरीके से उस सुविधा का लाभ उठा सके। किसी भी शहर में अच्छे होटल हों, अच्छे रेस्टोरेंट्स हों, कुछ लोग शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए विशेष रूप से उसकी व्यवस्था हो। तो ये सब तमाम बातें हैं जिसका विकास किए जाने की आवश्यकता। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, अगला ऐसा है सुरक्षा। सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हम पर्यटन करने जाते हैं तो हम तभी जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ ज़्यादा समय है, थोड़ा धन है, थोड़ा हम अपने जो रूटीन लाइफ है, नियमित जीवन से अलग हट करके कुछ घूमना फिरना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और हम सपरिवार जाते हैं उन जगहों पे। तो हमारे साथ कोई गलत व्यवहार वहाँ नहीं होना चाहिए, कोई चोरी, लूट, डकैती, ऐसी कोई चीज़ें ना हो। तो सुरक्षा का पूरा सिद्धांत अपनाना होगा, सारे उसमें जितने भी तत्व हैं उसको अपनाना होगा। और जैसे टूरिज्म की पुलिस है, उसे एक्टिव रहना होगा कि ऐसे कोई तत्व, ऐसे किसी भी, क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी पर्यटक के साथ ऐसा कुछ भी हो जाता है तो वो उस स्थान विशेष के बारे में एक धारणा कायम कर लेता है, और जब भी वो जाएगा अपने गृह प्रदेश में या गृह जनपद में तो यही कहेगा कि फलां जगह के लोग इस प्रकार के होते हैं। तो उससे एक बैड ब्रांडिंग होती है। तो उस टूरिज्म की मार्केटिंग हम कितने भी विज्ञापन से कर रहे हों, लेकिन अगर हमारा कंडक्ट अच्छा नहीं होगा, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, हम कोई उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, कोई लूटपाट कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, या उसके साथ किसी सुरक्षा पे किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा है, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू अ बैड ब्रांड, जो बहुत ही नुकसानदेह होगा। सहयोग, अगला ऐसा कोऑपरेशन। एवरीबडी शुड कोऑपरेट। अगर वो किसी से रास्ता पूछ रहा है तो हर व्यक्ति को बताना चाहिए, बाहर से आया हुआ व्यक्ति है तो उसको सही रास्ता बताएं। पुलिस से कोई सहायता मांग रहा है उसे बताएं, अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाता है वो उसकी सहायता करें, जो रिक्शे वाला है वो उसकी सहायता करे, जो टैक्सी वाला है वो उसकी सहायता करे, हर आदमी उसे कोऑपरेट करे। कोऑपरेशन बहुत जरूरी चीज, और उस कोऑपरेशन के साथ साथ हमारे पास आवश्यक संरचना होनी चाहिए। जो हमारा आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, बिजली हो, पानी हो, बत्ती, तमाम बातें हो, ताकि उसको कहीं पे इस आधार पे
दिक्कत ना आए कि भाई ये आधारभूत संरचना में कोई कमी है। और आखिरी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जोर दिया था अपने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, वो है स्वच्छता। कई पर्यटन स्थलों पर हमने देखा है कि बहुत गंदगी होती है। उस गंदगी से बहुत ही एक बुरी अवधारणा जन्म लेती है उस स्थान के बारे में। तो जहां भी ये बौद्ध परिपथ के स्थल है वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं इसमें 8वां एस भी जोड़ना चाहूंगा, वो है समन्वय। ये 7 एस के बीच में समन्वय, ऐसे तंत्र विकसित किए जाए कि ये ध्यान रखे कि हर पर्यटन स्थल पे बौद्ध परिपथ के स्वागत की समुचित व्यवस्था हो। जैसे स्टेशन पे अगर हमारे जो टूरिज्म के पुलिस बैठे रहें तो उन्हें मदद करें, उन्हें गाइड करें वहीं पे, स्टेशन पे उतरते ही, बस स्टैंड पे उतरते ही, हवाई अड्डे पे उतरते ही। सूचना का पूरा तंत्र मजबूत हो, सुविधा हो, सुविधा के ऊपर विशेष ध्यान हो जाकर के लोगों का, सुरक्षा के ऊपर विशेष ध्यान हो, संरचना के ऊपर विशेष ध्यान हो और स्वच्छता के ऊपर। तो इन सारे 7 एस में कोऑर्डिनेशन करने का काम जो है वो समन्वय करने का काम होना चाहिए। वो कोई ना कोई ऐसी बॉडी जरूर हो जो कि मिलजुल करके समन्वय करे। तो निश्चित रूप से इन 7 एस के माध्यम से हम इन बौद्ध परिपथ के स्थलों को विकसित कर सकते हैं। और न सिर्फ यही, हम विकसित ही नहीं करेंगे, उससे रोजगार तो जन्म लेगा ही, उससे तमाम तरह के आय के साधन भी बढ़ेंगे। और आय का साधन जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उससे और भी रोजगारों का जन्म होगा। जैसे जब ज़्यादा लोग आएंगे तो वहाँ रहने की व्यवस्था बनाई जाएगी, जब रहने की व्यवस्था बनाई जाएगी तो खाने की व्यवस्था बनेगी, जब खाने की व्यवस्था बनेगी तो घूमने की व्यवस्था बनेगी। तो सबको रोजगार ही रोजगार उससे प्राप्त होता चला जाएगा। पर ये सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा, ये सिर्फ 7S मॉडल से नहीं चलेगा, इसमें काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे हमारे एक प्राचीन संस्कृत का श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। इसका अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को उद्यम से ही सिद्ध किया जा सकता है, मेहनत परिश्रम से ही सिद्ध किया जा सकता है। सिर्फ मनोरथ करने से, सोचने से, स्वप्न देखने से वो कार्य नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप मृग नहीं आ जाता, उस मृग का शिकार करने के लिए भी सिंह को मेहनत करना पड़ता है, दौड़ना होता है, भागना पड़ता है। मुझे आशा है कि आज के इस बुद्ध पूर्णिमा को हम सभी भगवान बुद्ध को अपना नमन करते हुए और यही आग्रह करेंगे कि इस बौद्ध परिपथ के निर्माण को सुचारू रूप से करके इसे विकसित किया जाए, ताकि इस प्रकार के धार्मिक पर्यटन की उद्यमिता बढ़े और इस देश में बहुत सी जो बेरोजगारी की समस्या है उसका हल कहीं ना कहीं हम सभी निकाल सकें। इसी के साथ साथ आप सभी को पुनः बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय नमः।